तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप ने आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसे अभी कभी जाके देख लो, वरना हो सकता है आपके ये वीडियो पल्ले ना बढ़े। तो चलिए ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मींस क्या कहता है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी अगर वायर होती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, उसकी बिजली को रोकने की क्षमता, उसके बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की ताकत, वही रेजिस्टेंस होती है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और उसकी बिजली को रोकने की जो ताकत है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये डिपेंड करता है, हाँ ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ये 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो होता है पहला है लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है लंबाई के ऊपर कि वो लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है। जैसे मैंने बताया था रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होता है, एक तो ये है और एक रेजिस्टेंस इसी से थोड़ा सा बड़ा है। अब आप बताओ किसकी ताकत ज्यादा होगी बिजली को रोकने की। इलेक्ट्रिकल करंट को रोकने की ताकत किस में ज्यादा होगी भाई, इस वाले रोड में, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसको तो ये इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से रोक लेगा। इसकी बिजली को रोकने की ताकत ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है, मींस इसकी ताकत कम है और इसकी ताकत ज्यादा है। तो डिपेंड कर गया, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर गया। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ के ऊपर जो कि है एल। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट होता है एरिया। अब वो एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। बता दो क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, अगर कोई वायर है, मीन सपोज एक वायर है, उसकी कुछ मोटाई होगी, एक वायर है उसकी कुछ मोटाई ये है, मीन्स इतना मोटा वायर है। मुझे इसका कैसे पता चलेगा कि ये इतना मोटा है, मैं भाई काटूंगा उसको और ऐसे साइड से देखूंगा, यही होगा ना, मैं इसको साइड से देखूंगा। साइड से देखने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, सामने से जब इसको देखोगे तो ऐसा दिखेगा वायर। तो अब देखो क्या करता है कि अगर पतला है तो इसका भाई एरिया कम होगा, और कोई वायर है अगर वो मोटा है तो उसका एरिया ज्यादा होगा। तो डिपेंड कर गया, यही है क्रॉस सेक्शन एरिया। आपने इसको क्रॉस किया, क्रॉस आपने इसको सेक्शन किया, क्रॉस करके आपने इसका सेक्शन किया, और जो एरिया निकलता है सामने से देखने पे, जो एरिया सामने से देखने पे निकलता है वही क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं ए। तो ये पहला तो हो गया, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, यानी कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मींस भाई सामने से उड़ा के देख लो, हाँ भाई इतना मोटा है, ये वायर इतनी मोटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है मटेरियल का नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो सॉरी मटेरियल, अब आपको जैसे पता हो कि सबसे बढ़िया बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम, सॉरी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर Ag, उसके बाद कॉपर Cu, देन उसके बाद एल्यूमिनियम। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, सिल्वर है, देन कॉपर है, देन एल्यूमिनियम है। तो ये मटेरियल के नेचर के ऊपर भी तो डिपेंड करता है भाई। अगर इतना ही मोटा आयरन का ब्लॉक हो और इतना ही मोटा सिल्वर का हो, ये आयरन का है और ये Ag का है, ब्लॉक है ना, मेटल का ऐसे भी ब्लॉक है, बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा,
रेजिस्टेंस भाई, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें बिजली ज्यादा तेज भागती है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें बिजली, सॉरी सॉरी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड कम हो जाती है। मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा खासा दम लगा के रोक लेता है। और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो तो बिजली को रोक नहीं पाएगा, बिजली को रोक नहीं पाएगा तो बिजली बड़ी प्यार से भागेगी। तो अब बताओ कि सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है या Fe यानी कि आयरन का? साफ सीधी बात है भाई, अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो इसमें बिजली की स्पीड ज्यादा होगी। तो बेस्ट कंडक्टर कौन? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका रेजिस्टेंस कम है और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड कर गया, तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला बनता है, क्या कहता है कि जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मीन्स क्या है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बोल रहा है कि लेंथ, जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। एल है अपना लेंथ है, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहता है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर सॉरी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और अब इसमें क्या बोलता है कि अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये बात आती है। अब क्या किया, ये मैंने बोल दिया इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आपने कंबाइन कर दिया दोनों इक्वेशन को। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपने 1 और 2 को कंबाइन कर दिया। एक साइड तो आर ही होगा, आर का आर लगा दिया, प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया। जो एल है ये डिवाइड के ऊपर है तो एल को ऊपर लिख दिया, और ए डिवाइड के नीचे है तो इसको ए लिख दिया नीचे, लग गया। अब आपको मैंने बताया था जैसे कि हम निकालते थे v इक्वल टू आई आर, तो वहां पे एक r कांस्टेंट निकलता था, एक फॉर्मूला होता था v इक्वल टू आई आर। जब v जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के, तो जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनल के साइड को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनल के साइड को हटाते हैं, जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। सेम वही r की जगह r, इसकी जगह लगा दिया इक्वल, l की जगह l और a की जगह a लगा दिया। बट l बाई a के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होता है रो, ये सिंबल होता है रो का, RHO, इसका सिंबल है RHO। ये है रेजिस्टेंस आ गया हमारे रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला, R इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। R क्या है, रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी, अभी बताते हैं। L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो अब हमें हमारा एक नया फॉर्मूला मिल गया है रेजिस्टेंस का, जो कि है R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, जिसमें R है रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी एंड L है लेंथ एंड A है एरिया। अब जो A होता है ये एरिया मीन्स वो वायर कितनी मोटी है, मीन्स मोटाई की बात कर रहा है, और L किसकी बात कर रहा है, लंबाई की। तो अब देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, R की ऐसा यूनिट होगी ओम, आपको पता थी। रो की ऐसा यूनिट होगी ओम मीटर, हमेशा ओम की रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होनी चाहिए ओम मीटर में। आता है लेंथ हमेशा होना चाहिए मीटर में, लेंथ की ऐसा यूनिट हमेशा चाहिए हमें मीटर में। अगर ये मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, अगर ये किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में, मीन्स हमेशा ये मीटर में ही होना चाहिए। आता है एरिया की ऐसा यूनिट होनी चाहिए मीटर स्क्वायर में। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका फॉर्मूला, एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर।
मीन्स अगर आपको रेडियस दे दिया जाए, वायर एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और वायर का जो रेडियस है, रेडियस आपको जब मिल जाए, उस वायर का रेडियस मिल जाए आपको, तो आप इससे निकाल सकते हो कि इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। ये है फॉर्मूला ए का। तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन गया, रो एल डिवाइड बाई ए, जिसमें रो का ऐसे यूनिट होगा ओम मीटर, आर की ऐसे यूनिट होगी ओम, एल यानी कि लेंथ होगी एम, और ए होगा मीटर स्क्वायर में। ये हमारा नया फॉर्मूला। अब हमें जो है रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला मिल गया है, जो कि है आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, जिसमें आर है रेजिस्टेंस, और जिसकी ऐसा यूनिट होगी ओम मीटर में। आर की ऐसा यूनिट होगी ओम मीटर, ओम में, आई मीन सॉरी। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के लिए, जो कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, जिसमें R होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसकी ऐसा यूनिट होगी ओम में, ऐसा यूनिट। R की ऐसा यूनिट होनी चाहिए हमेशा ओम में। रो की ऐसा यूनिट होनी चाहिए जो कि रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, जिसकी ऐसा यूनिट होनी चाहिए ओम मीटर में। आता है L, जो कि है लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उसकी ऐसा यूनिट होनी चाहिए हमेशा मीटर में। और एरिया की ऐसे यूनिट, जो कि है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, जो होनी चाहिए मीटर स्क्वायर में। ये है हमारे सारे कंपोनेंट का नाम, और उनका ऐसा यूनिट ये होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो लेंथ है, ये अगर सेंटीमीटर में दे दिया जाए तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स हर एक यूनिट मीटर स्क्वायर में होगी, मीटर में होगी, ओम में होगी। जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला, जैसे मान लिया एक वायर है, उसकी मोटाई इतनी है, एक वायर है और इसकी मोटाई मुझे सामने से पता चलेगी, ये इसकी मोटाई है, ये इसकी मोटाई है इस वायर की। इसका कुछ रेडियस होगा, भाई सिलेंड्रिकल शेप की होती है वायर, चाहे वो पतली हो चाहे वो मोटी हो, जो उसके रेडियस होता है उसका कुछ रेडियस होगा, क्योंकि वो एक सिलेंडर की शेप का होता है, वायर हमेशा सिलेंडर के शेप का होता है। तो एरिया आपको जब निकालना है, एरिया, एरिया जब निकालोगे तो सर्कल का एरिया निकालना होगा। भाई इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा साफ सही बात पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका डायमीटर दे दे तो आपको उसका हाफ कर देना है, और मीन्स अगर आपको डायमीटर दे दिया जाए तो आप d/2 करके रेडियस को निकाल सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, जो कि रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला। एक अपन के पास था, एक होता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से हम डिराइव करके निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, जो कि हमारा पहला फॉर्मूला था। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस वेरी करता है। भाई एक तो हो गया लेंथ, देखो यहाँ पे अगर लेंथ बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो आर कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो एरिया, एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया बढ़े कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। आता है रो, मैंने बोला था मटेरियल, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। जो रेजिस्टेंस होता है ये किसी भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमें पता है कि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, देन कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम, आप ये जानते ही हो। अब देखो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर गया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है और इसका थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा है, और ऐसे ये बढ़ता चले जाएगा, तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा सिल्वर का। यहीं से निकाल के बैठ जाओ, हाँ भाई, कि जो रेजिस्टेंस होता है ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो क्लोरीन है, इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होगा। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, देखो नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है, वेरी करता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अलॉय। देखिए अलॉय क्या होता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला दें, हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला दें, उसी को ही अलॉय बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ टू और
more metals in a certain composition is called alloy। मीन्स क्या कह रहे हैं कि अलॉय ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका जो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है। जैसे निक्रोम, और जैसे अपना वो होता है मैग्नीज। हाँ, ये कैसे होते हैं, ये अलॉय होते हैं। ये दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा मेटल के मिक्सचर को ही बोलते हैं। ऐसे ही वो है जस्ता। जस्ता वो क्या कहते हैं, जो सोल्डरिंग वायर होती है, सोल्डरिंग वायर, हाँ सोल्डर्स, वो जो होता है दो मेटल के मिक्सचर से बना होता है, वो भी अलॉय होता है। अब देखिए अलॉय की हम बात यहाँ पे कर क्यों रहे हैं। जो अलॉय होते हैं ना, इनका जो रेजिस्टिविटी होती है ये काफी हाई होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तीसरा, इनका ऑक्सीडेशन बहुत स्लो होता है। जैसे निक्रोम वायर होती है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत धीरे होता है। आपको पता है कि जब कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज वो बदल जाती है। जैसे हम स्टील की बात करें, स्टील में मैग्नीज डलता है, आयरन डलता है, इनके मिक्सचर से ही वो बनता है स्टील। जो स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगती, बट अगर आप लोहे की बात करो तो लोहे में तो जंग लग जाती है। तो स्टील में जंग नहीं लगती है क्योंकि उनका प्रॉपर्टी बदल गई, उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। उसी तरीके से अगर हम दो अलॉय को मिक्स कर देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। ये होती है अलॉय। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने पहले भी, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक रजिस्टर है, मीन्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो रेजिस्टेंस है, चलो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो है वो है कितना, 1200 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1200 ओम। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का या फिर बल्ब का, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 220 वोल्ट है। V कितना है, 220 वोल्ट। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हुआ। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला पता था। अब आपको क्या क्वेश्चन दे दिया कि R इज इक्वल टू 1200 ओम और V इक्वल टू 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का वोल्टेज कितना है, 220। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कुछ नहीं, आंसर क्या है, आपको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिक करंट और R है रेजिस्टेंस। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। V है हमारा 220, V है 220 इक्वल टू I कितना है हमें नहीं पता, R कितना है 1200 ओम। जो मल्टीप्लाई में है उधर से इक्वल के उधर ले जाके उसे डिवाइड कर दो। 220 डिवाइड बाय 1200, 1200 इज इक्वल टू I। एक जीरो से एक जीरो, जीरो पॉइंट, देन 2 6 जा 1.1, 6 1 जा 0 1 और 5 6 8 जा 3। आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई आई की वैल्यू आ गई 0.183 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होगी एम्पियर में, तो इसका आंसर होगा 0.183। मींस क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, किसी वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो उसके पास अगर लगा हुआ है एक बल्ब 1200 ओम का, क्या कह रहा है कि अगर कोई बैटरी 220 वोल्ट की है और उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, कितने रेजिस्टेंस का, 1200 ओम का, 1200 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, तो जो इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो होगा 0.183 एम्पियर का। ये है हमारा आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया।
अगले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। कह रहे कि अगर कोई वोल्टेज अभी इतना है, बाद में कितना हो जाएगा। कह रहे कोई वोल्टेज अभी अगर इतना है तो बाद में कितना ज्यादा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर है और जो सोर्स है उसमें जो करंट है 4 एम्पियर। इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, 4 एम्पियर है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, ये 60 वोल्ट है। ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है, बैटरी ओ लाइट बल्ब नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है। पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 60 वोल्ट्स का। अब क्या किया, अब पहला कंडीशन में वो ये बोल रहे हैं, पहले कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट्स है और इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर है। तो पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो पहले कंडीशन समझ लो। कह रहा है कि एक 60 वोल्ट की बैटरी है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है 4 एम्पियर का, कुछ रेजिस्टेंस लगा है, हीटर है, हमें नहीं पता क्या होगा। अब बाद में अगली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को 120 कर दिया। अभी 60 था, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के 120 कर दिया। अब जो है इलेक्ट्रिक करंट कितना बढ़ेगा हमें ये निकालना है। तो पहले कंडीशन में हमें पता है कि V1 कितना है, V1 है हमारा 60 वोल्ट है और I1 कितना है 4 एम्पियर। तो पहले मैं यहां से R निकालूंगा। आपको पता है V इज इक्वल टू IR। चूंकि ये फर्स्ट कंडीशन है तो V1 और I1 हो जाएगा। अच्छा, किसी इंसान की ताकत बढ़ जाएगी, उसके सामने मैं एक गाड़ी लगा जाके धक्का लगा दूं, जैसे कि मैं ऐसा हो, ठीक है, ढीला डाला था, सामने से एक कार आ रही है, पहले तो एक साइकिल आई, साइकिल को भी मैं उसी ताकत से रोकूंगा। इस बार तुम, ठीक है, मुझे इस बार कार से ठोक दो, मेरा जो रोकने की जो ताकत होगी वो उतनी की ही उतनी रहेगी। ये नहीं है कि साइकिल आएगी तो मेरी ताकत कम रहेगी और कार आएगी तो मेरे पास ताकत बढ़ जाएगी। नहीं, मेरी ताकत उसको अपोज करने की उतनी की ही उतनी रहेगी। समझ रहे हो ना कि ये गाड़ी है, गाड़ी जब बढ़ जाएगी, गाड़ी की जब ताकत बढ़ जाएगी तो रोकने वाले की ताकत उतनी की ही उतनी रहेगी, वो बढ़ने वाली नहीं है। मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, रेजिस्टेंस हमेशा वही का ही वही रहता है। V1 इक्वल टू I1R। V1 की वैल्यू है 60 वोल्ट, इक्वल टू I1 है 4 एम्पियर, इनटू R हमें नहीं पता, तो डिवाइड में लेके चले जाओ 4 को, R आ जाएगा ये 15, R की वैल्यू 15 ओम। हमें तो रेजिस्टेंस पता चल गया। अब कंडीशन सेकंड में क्या बोल रहा है, कंडीशन सेकंड में इसने ये बात बोल दी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दो। अभी 60 था, अब उसको 120 कर। पोटेंशियल डिफरेंस अब V2 भाई, कंडीशन दूसरी है तो V2 है हमारा 60 वोल्ट और हमें जो निकालना है I2। मींस सेकंड कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेकंड कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा, हमें ये पता लगाना है भाई। साफ सीधी बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ेगा, सॉरी 120 है, जब पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, बढ़ेगा भी। लगा दो फॉर्मूला सेम वही, V इक्वल टू आई आर, और जबकि ये सेकंड कंडीशन है तो V2 इक्वल टू I2R। R तो वही का वही रहेगा, सबकी वैल्यू पुट कर दो। V2 है हमारे पास 120 इक्वल टू I2 नहीं पता, बताओ R की वैल्यू क्या है 15 ओम। अरे भाई जो पहले पोटेंशियल ये था रेजिस्टेंस की वैल्यू जो पहले जो थी वही की वही रहेगी, उसकी ताकत बदलने वाली नहीं है। रेजिस्टेंस इसलिए तो ऐसा होता है, रेजिस्टेंस क्या है, एक ताकत है, उसके सामने चाहे तुम साइकिल ठोक दो वो उतने ही ताकत से रोकेगा, ठीक है। अगला एक कार ठोक दो उसके ऊपर, उतने ही ताकत से रोक पाएगा भाई। साइकिल और बाइक में कोई भी ताकत हो, बट उस बंदे की ताकत बदलने वाली नहीं है, रेजिस्टेंस उतना का ही उतना रहेगा। लगा दिया 120 इक्वल टू I2 इंटू R, वही का वही। R की वैल्यू कितनी है हमें पता है, R की वैल्यू हमने निकाली है 15 ओम, लगा दो 15 ओम। मल्टीप्लाई में इधर ले जाके डिवाइड कर दो, 120 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू I2 15 बन जाओ 15 एंड 15 8 जा 120। I2 कितना आ गया 8 एम्पियर। बताओ इलेक्ट्रिक करंट बदल गया कि नहीं, जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था, जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तो इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट तो इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर का था। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट भी देखो बदल गया, इलेक्ट्रिक करंट 8 एम्पियर का हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या बोला था भाई, वो ओम्स लॉ ने क्या बोला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब V बढ़ेगा तो I खुद ब खुद बढ़ेगा। V बढ़ा, V 60 से 120 हुआ तो I 4 से 8 हो। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा और V घटेगा तो I घटेगा। आप यहां से लगा सकते हो, ये ओम्स का लॉ फॉलो कर रहा है। कहीं ये मत सोच लेना कि बदल गया, फॉलो नहीं कर रहा है, सब फॉलो कर रही है। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये कह रहा है कि एक वायर है, एक गिवन एक मटेरियल है और उसकी एक वायर है। पहले कंडीशन में जो इसका एरिया है वो है ए, मींस कंडीशन 1 में क्या है, A1 है हमारे पास, ए पहला एरिया है A1 और जो लेंथ 1 है, फर्स्ट वाली जो लेंथ है ये है L। क्या बोला कि एक रजिस्टर है, मींस एक मटेरियल दे दिया गया, इसे तुमने दो वायर बनानी है। एक वायर का एरिया होगा A1 जो है A, और उसी वायर की जो लेंथ होगी वो होगी L। और एक दूसरी मैंने वायर बना दी, एक मैंने वायर बनाई जिसका जो एरिया है वो पहले से डबल हो गया। एरिया जो है ये पहले से डबल कर दिया कि ये जो एरिया है इसका ये A है तो इस वाले का A2 करना है, 2A करना है। इस वाले का एरिया डबल होना चाहिए, 2A करना है। इसकी जो लेंथ है वो L है तो इसकी लेंथ होनी चाहिए L/2, पहले वाले का आधा। मीन्स ये दो वायर आपको बनानी है। तो आपको पता है कि जो वेरी कर रहा है लेंथ और एरिया के ऊपर ही तो रेजिस्टेंस वेरी करता है। चलो मटेरियल तो सेम है, मटेरियल दोनों का सेम है, तो इसमें जो रो है ये बदलेगा नहीं। यहाँ पे देखो एरिया बदल गया और लेंथ बदल गई, इसलिए मैंने A1 इक्वल टू A और L1 इक्वल टू L जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लगा दिया। और इसने बोला, आपको पता है भाई दूसरी कंडीशन में क्या बोला, A2 इज इक्वल टू A2A हो गया। दूसरी कंडीशन में जो एरिया है इसको डबल कर दिया और लेंथ को आधा कर दिया। लेंथ को क्या कर दिया, पहले से आधा कर दिया। बताओ, अब बताना है कि रेजिस्टेंस का क्या होगा, मीन्स नया जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या है। इसका जो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम बोल दिया, इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम दे दिया, हमें छोटे वाले का रेजिस्टेंस निकालना है। ये R1 इक्वल टू 4 ओम दिया है, हमें R2 फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्या कहता है भाई, करते हैं। देखो A1 आपको पता है कि R1 इस वाले का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। पहले वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है। आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है रो L डिवाइड बाय A। भाई R1 है तो L1 लगेगा, A है तो A1 लगेगा। रो तो उस मटेरियल का सेम टू सेम रहेगा। भाई लोहे का अगर जो ये वायर बनाया है उसी लोहे से ये भी वायर बनाई है तो उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम होगी भाई, रो तो उसका सेम होगा, 1 2 तो लगाना नहीं है। इक्वल टू 4 एम्पियर 4 ओम। रो की वैल्यू हमें नहीं पता, रो का रो रहने दिया। L1 हमें पता है कितना है, L1 है हमारे पास L डिवाइड बाय A1 है हमारे पास A इज इक्वल टू 4। अब यहां से रो निकाल दो, रो हो जाएगा क्या, 4A डिवाइड बाय L। अभी इसको हाथ में रख लो, इसको हाथ में से पकड़ लो, छोड़ने का नहीं। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम यही फॉर्मूला यहां लगाना है कि R2 इक्वल टू रो L2 डिवाइड बाय A2। यही होगा ना भाई, सेकंड रेजिस्टेंस है सर, सेकंड रजिस्टर है तो इसका रो L2 डिवाइड बाय A2 आएगा। हमें R2 तो निकालना है, लगा दिया भाई। अच्छा रो की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली है, रो की वैल्यू अभी हमने निकाली है। क्या बोल दिया कि रो की वैल्यू कितनी है, 4A डिवाइड बाय L, और L2 कितना है, L2 हमें पता है कितना है, L2 है L/2, L2 है L/2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में A2 लगाना है, डिवाइड बाय A2 लगाना है जो कितना है 2A। A2 कितना है 2A, L है L/2, A है 2A। और भाई R तो तुम्हें पता है इतना था, और L से L कट गया, 2 4 2 कट गया, पूरा कट गया। A से A कट गया, ये कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, एक बचा। क्या बचा, पूरा एक बचा, यहाँ पे R2 आ गया। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। ओम वो वाला ओम। R2 कितना आ गया भाई, 1 ओम। R2 आ गया हमारे पास 1 ओम। ये है हमारा आंसर। अब एक बार फिर से समझ लो,
एक मटेरियल था, मटेरियल से हमने दो वायर बनानी है। एक वायर का जो ओम रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसकी लंबाई L और एरिया A है। अब उसी मटेरियल का एक और रेजिस्टेंस बना दिया। इस बार क्या कर दिया कि जो एरिया है वो पहले से डबल कर दिया, बोला नहीं डबल कर दो, और लेंथ को पहले से आधा कर दो। पहले L था अब आधा कर दो, पहले जितना था उसका आधा कर दिया, L/2 कर दिया। पहले वाले का जो रेजिस्टेंस था ये 4 ओम था, हमें सेकंड वाले का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल सा, पहले आप इसकी हेल्प से रो निकाल दो, आप इसकी हेल्प से पहले रो निकाल दो। लगा दिया, A1 कितना है A, L1 है L, और R1 का कितना दे रखा है 4 ओम दे रखा है। R1 का फॉर्मूला रो L1 डिवाइड बाय A1 इक्वल टू 4, 4 बराबर दे रखा है R के। लगा दिया, ओम के रो की वैल्यू हमें नहीं पता थी, रख दी वैसे वैसी। L1 पता था हमें L, A की वैल्यू A, A1 की वैल्यू A इक्वल टू 4। रो को यहाँ पे छोड़ दो, बाकी सारा उधर ले जाओ, 4A डिवाइड बाय L। अगली कंडीशन में क्या बोला था कि A2 बढ़ गया, डबल हो गया, लेंथ को आधा कर दिया। लगा दो सेम वही फॉर्मूला R2 का फॉर्मूला रो L2 डिवाइड बाय A2। R2 हमें निकालना है, रो की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है 4A डिवाइड बाय L, 4A डिवाइड बाय L लगा दिया। मल्टीप्लाई में L2 मल्टीप्लाई में लगा दिया L2 कितना है L/2, L2 है हमारे पास, L/2 लगा दिया, L/2। आता है एरिया, A2 कितना है हमारे पास A2, डिवाइड में A2 होता है तो लगा दिया 2A। A2 कितना है 2A, जो कि डिवाइड में आएगा, डिवाइड लगा दिया। इस 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं बचा। A से A कट गया, L से L कट गया, कुछ नहीं बचा, पूरा सर्वनाश हो गया। क्या बचा 1, जब भी कटा क्या बचा 1, सारे के सारे जब कट जाते हैं तो 1 बचता है। लगा दिया। R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। बस ये हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन दिमाग लगाओगे सब हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।